हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स का जो 2023 के लिए मॉडल पेपर यूपीएमएसपी के द्वारा लॉन्च हुआ है उसका खंड ब है। खंड अ का सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, उसको चैनल के प्लेलिस्ट से जाके आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे खंड ब में कह रहा है कि सभी खंड कीजिए और सारे आपके 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है खंड ब में। ठीक है, जैसा कि इस पेपर के इंस्ट्रक्शन में भी दिया था स्टार्टिंग में, तो आप वहां से देख लेंगे। क क्या है, कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है। यह कथन सत्य है या असत्य, कारण बताइए। कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है। ये सत्य है कि असत्य है, कारण बताना है। तो ये कथन सत्य है। क्या है? कथन सत्य है। अब इसका रीजन हम समझने का कोशिश करते हैं। देखो, क्रमागत संख्या का मतलब होता है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है एक के बाद दूसरा नंबर। जैसे 1 लिए और दूसरा नंबर 2 लिए, तो 1 और 2 का प्रोडक्ट क्या है? 2, जो कि 2 से डिविजिबल है। सत्य हो गया। कभी भी दो क्रमागत लेंगे तो उसमें एक जो नंबर आएगा वो 2 से डिविजिबल होगा। जैसे आप ले लीजिए 2 3, तो ये 2 से डिविजिबल है, मतलब कि 2 से विभाज्य है। एक ऐसा दो नंबरों का गुणनफल जिसमें एक नंबर 2 से विभाज्य है, तो उसका गुणनफल भी 2 से विभाज्य ही होगा। जैसे 2 गुणे 3 करेंगे तब भी क्या आएगा? 6, जो कि 2 से विभाज्य है। ऐसे कोई भी नंबर ले लो, जैसे 10 और 11। क्रमागत का मतलब क्रम से, 10 11 11 12 15 16 20 21 ऐसे। तो 10 और 11, 11 धाम 110, तो ये भी 2 से विभाज्य है। यानी इस तरह से कोई भी नंबर आप लोगे तो 2 से क्या आएगा? डिविजिबल होगा। यही रीजन है कि यह क्या कथन क्या है? सत्य है। ख है, यदि cot थीटा इक्वल्स टू 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा की क्या करनी है? मान ज्ञात करना। ठीक है, तो इसे आप चाहो तो ट्रायंगल बना के भी निकाल सकते हो या डायरेक्ट भी लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई कहा नहीं कि आपको इस मेथड से लगाना है, तो चाहे जिस मेथड से आप लगाओ। अब यहां देखो a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और फिर वही नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये भी होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह पे 1 है, बी की जगह पे कॉस थीटा है। कॉस थीटा का होल स्क्वायर, चाहो तो होल स्क्वायर ऊपर का भी कर लो, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 1, और माइनस का क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ ध्यान देंगे आप, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फार्मूला याद होगा, ये क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। कॉस बाई साइन क्या होता है? कॉट, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 दिया, चाहे तो यही रहने दीजिए, आप इसको ऐसे कर लीजिए, कॉस थीटा बाई साइन थीटा आपका हो गया कॉट थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने दीजिए। कॉट थीटा की वैल्यू क्या है? 7/8। यहाँ पे 7/8 का स्क्वायर करेंगे, 7 7 जा क्या हो जाएगा? 49, और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। यही आपका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर ग है, एक शंक्वाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 10 सेमी, ऊंचाई 24 सेमी है, पानी से भरा है। पानी को एक बेलनाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 20 सेमी है में डाला जाता है। बेलनाकार पात्र में, आपको कह रहा है कि बेलनाकार पात्र में जब हम पानी डालेंगे तो आपको बताना है कि डाले गए पानी की ऊंचाई ज्ञात करनी है, कि जब हम पानी डालेंगे तो उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी। तो देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक बार और समझ लें, एक शंक्वाकार बर्तन है जो कि पानी से भरा हुआ है। ये जो बर्तन आप देख रहे हैं पानी से क्या है? ये शंक्वाकार है, यानी शंकु के आकार का है, जो कि पानी से भरा हुआ है। अब इस पानी से भरे हुए बर्तन को क्या किया जा रहा है? एक बेलनाकार बर्तन में डाला जा रहा है जिसका व्यास दे दिया है 20 सेमी है। तो बताना है कि जब ये पानी इसमें डालेंगे तो ये कितनी ऊंचाई तक ये पानी जाएगा। ठीक है, इसमें जो ये शंक्वाकार यानी शंकु के आकार का जो बर्तन है, इसका हाइट 24 दिया हुआ है और डायमीटर यानी कि व्यास 10 सेमी दिया है। और जिसमें पानी डालना है उसका व्यास जो ये है आपका बेलनाकार शेप का, इसका व्यास दिया है 20, और बताना है कि पानी जब इसका डालेंगे तो हाइट कितना आएगा। ये क्वेश्चन है। तो शंकु के आकार का जो आपका बर्तन है, हाइट 24 सेमी है और व्यास दिया है 10, यानी व्यास यानी डायमीटर को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी दिया है 10 सेंटीमीटर।
तो आपको पता है डी दिया रहता है तो रेडियस निकालते होते हैं। आर इक्वल टू क्या होता है d/2, यानी व्यास के आधे को हम कहते हैं त्रिज्या, तो 10/2 ये आ गया 5 सेंटीमीटर। और शंक्वाकार जो आपका बर्तन है, जो बेलन के आकार का, उसका व्यास यानी डी से रिप्रेजेंट करेंगे 20 सेमी, इसलिए रेडियस हो जाएगा इसका आधा 20/2 यानी कि 10 सेमी। ठीक है। अगर हम प्रश्नानुसार बात करें कि जो ये शंकु का आयतन होगा वही बेलनाकार बर्तन में डाले गए पानी का आयतन होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन में ट्रिक है, इसी कंडीशन से लगाना है। लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लिखेंगे शंक्वाकार बर्तन में डाले गए पानी का आयतन बराबर, यहाँ पे शंक्वाकार नहीं बेलनाकार होगा, बेलनाकार, क्योंकि ये शंक्वाकार है, इसका पानी इसमें डाला जा रहा है, तो बेलनाकार बर्तन में डाले गए पानी का आयतन बराबर शंक्वाकार बर्तन का आयतन। ठीक है। अब ये बताइए जो बेलन का आयतन होता है वो क्या होता है πr², तो यहाँ पे लिख देंगे πr²h होता है। और शंक्वाकार यानी कोई भी शंकु के आकार का है उसका आयतन की बात करते हैं तो उसका आयतन होता है 1/3 और πr²h। और हमने इसका हाइट बताना था, इस हाइट को हमने क्या माना है कैपिटल H माना है। ठीक है। और रेडियस भी दोनों का अलग अलग है, तो इसे हम कह लेंगे R1 और इसे क्या कह देंगे R2। शंकु को हम कह देंगे कि R2 है और इसे क्या कह देंगे R1 है। पाई से पाई आपका कट जाएगा। R1 की वैल्यू अगर आपसे पूछा जाए, R1 10 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 10 × 10 इंटू आपका कैपिटल H 1/3। अब रेडियस इसमें देखें तो रेडियस क्या दिया हुआ है R2 की वैल्यू है 5, तो यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए 5 इंटू क्या हो जाएगा 5। और हाइट क्या दिया हुआ, हाइट 24 है, लिख लीजिए 3 8 या क्या हो गया 24 हो गया। ठीक है। यहाँ से अगर देखें तो 5 2 ज़ा 10 और 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा ये आपका हो जाएगा 4 × h इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका क्या बचा है, इधर सिर्फ 8 बचा हुआ है, ये नीचे ऐसे काट भी सकते हैं डायरेक्ट। h की वैल्यू कितना आ जाएगा 2, और मेजरमेंट सेंटीमीटर में है तो ये भी आंसर आपका क्या आ जाएगा सेंटीमीटर में। यानी कि जब शंक्वाकार बेलनाकार बर्तन में आप पानी डालेंगे इस शंक्वाकार बर्तन का, तो इसकी हाइट कितनी बढ़ जाएगी 2 सेंटीमीटर इसकी हाइट ऊंचाई तक आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर घ है, कह रहा है कि निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं क्लास 10th में 2 प्रकार के आंकड़े थे, वर्गीकृत आंकड़ा और अवर्गीकृत आंकड़ा। तो क्लास 10th में आपको सिर्फ वर्गीकृत आंकड़ों का ही माध्य, समांतर माध्य और माध्यिका निकालना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का माध्य निकालना जिसका वर्ग अंतराल दे रखा है 10 से 20 और ऐसे ही 10-10 का अंतर करके 60 से 70 तक है और बारंबारता दिया हुआ है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि समांतर माध्य कैसे निकालना है। देखिए यहाँ पे 3 में तरीका है समांतर माध्य निकालने का। किसी भी एक पर्टिकुलर मेथड का नाम, किसी विधि का नाम नहीं लिया है, तो आप जो मेथड चाहें, प्रत्यक्ष विधि, स्टेप डेविएशन विधि, यानी जो मेथड आपको समझ आए, जो इजी लगे उससे सॉल्व करना है। तो चलिए हम प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो प्रत्यक्ष विधि से यानी डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने का जो होता है उसमें आपको ऐसे चार्ट बनाना होता है। जो यहाँ ब्लैक पेन से जो भी लिखा हुआ है, वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ होता है। आपको 2 चीजें निकालनी होती है, एक को बोलते हैं मध्यमान जिसे एक्स आई डिनोट करते हैं, और दूसरा क्या निकालना होता है, इन दोनों का गुणनफल यानी FI × XI निकालना होता है। तो ये इस तरह का एक चार्ट बनाना पड़ेगा जिसमें वर्ग अंतराल दिया रहेगा। वर्ग अंतराल की सहायता से मध्यमान निकालना होगा, बारंबारता आपके क्वेश्चन में दिया होगा, और जैसे ही मध्यमान और बारंबारता का प्रोडक्ट निकालेंगे आपका FI XI आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा। जो दिया था वर्ग अंतराल 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और ऐसे ही 60 से 70, और बारंबारता 2, 7, 12, 15, 8, 6 ऐसे एक चार्ट जो दिया था बना लिया गया। अब देखेंगे मध्यमान हम कैसे निकालते हैं। होता क्या है, इसे निम्न सीमा बोलते हैं, उसे उच्च सीमा बोलते हैं। इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना होता है, 2 से भाग देना होता है। निकाल के मैं दिखा देता हूँ आपको। निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा और बट्टे 2 करना होता है। 10 + 20/2
तो 20 10 30, 30 का आधा करेंगे आपका क्या आ जाएगा 15 आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे 15। ठीक है। इसी प्रकार से हम दूसरे की बात करें तो निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा 20 प्लस 30 और बट्टे में 2, तो 30 20 50, 50 का आधा करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 25। ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 25। अब आपको ऐसे सब निकालने की जरूरत नहीं है, आपको करना क्या होता है देख लेते हैं कि दोनों के बीच का अंतर कितना है। दोनों के बीच का अंतर देख रहे हैं 10 है, तो अगले में जोड़ते जाना है। पहला निकाल लीजिए फिर 10 जोड़ते जाइए, 15 10 25, फिर 10 जोड़ लीजिए 35, और ऐसे भी जोड़ के देख लीजिए 40 30 70 का आधा 35। तो बस आपको यही करना है कि एक निकाल लेना है मध्यमान, और फिर देख लेना दोनों के बीच का डिफरेंट क्या है, उनको जोड़ते जाना है। तो 35 10 आपका 45 हो गया, और 45 10 55 हो जाएगा, और 55 10 आपका क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा। ये निकल चुका। ठीक है। बारंबारता पहले से दिया हुआ है, दोनों का प्रोडक्ट 15 दूना आपका क्या हो जाएगा 30, एफ आई इंटू एक्स आई निकालना है। 25 का 7 में गुणा करेंगे, 7 5 आपका होता है 35, 7 दूना 14 3 70, डायरेक्ट गुणा करना सीख लेंगे। ठीक है। फिर 35 का 12 में करेंगे, 12 25 60, 60 का 0 हासिल 6 हो गया, 12 3 36, और 36 6 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। 15 5 75, 7 हो गया, और 15 चौको 60 है, 60 में 7 जोड़ेंगे तो ये 67 हो गया। ठीक है। तो गुणा करते समय विशेष ध्यान देना होता है, क्योंकि गुणा करने और जोड़ने में ज़्यादा गलतियां हो जाती हैं। फिर 55 गुणे 8, 8 5 40, और 8 5 40 हासिल 4 है तो 44 हो गया। 6 5 30 हासिल 30 है, 6 6 को 36, 36 3 39। अब इनको क्या करना होता है, इनको सबको जोड़ लेना होता है, और फिर बारंबारताओं का भी आपको जोड़ना होता है। क्या, क्योंकि हम जानते हैं प्रत्यक्ष विधि से, चूंकि अब ध्यान दें एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं आपके माध्य को हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फार्मूला होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। तो हमको सिग्मा एफ आई मतलब एफ आई एक्स आई का योगफल, और सिग्मा एफ आई मतलब जो बारंबारताओं का योग होता है। तो ये दोनों चाहिए, यानी कि ये दोनों कॉलम को जोड़ लेते हैं 7, 7 और 2 9, 9 और 12 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। 21 10 31, 31 5 आपका हो गया 36, 36 में 8 जोड़ लेंगे जो ये आपका हो जाएगा 44, और 44 है कितना हो गया 50। तो ये आपका क्या आ गया 50। ऐसे ही इसको भी जोड़ के लिख लेते हैं। यहाँ पे सबको जब जोड़ा जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो ये 2130 हो जाएगा, और सिग्मा एफ आई की वैल्यू 50 हो जाएगी। तो फार्मूला में जब हम रखेंगे तो माध्य का फार्मूला होता है एक्स बार इक्व टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। तो ये हो जाएगा 2130, 0 से 0 कट गया, ये आ जाएगा 42.6 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर अंग है, कह रहा है बिंदु -4,6 बिंदु ए -6 10 और बी 3 - 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। ये पूछ रहा है कि ये जो बिंदु है इन दोनों रेखाओं को जोड़ने वाले रेखा को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो कह रहा है उसके अनुसार एक हम इमेज बना लिए हैं। एक बिंदु था ए -6, 10, और दूसरा बिंदु था बी 3, -8। ये पूछ रहा था कि इसको जो बिंदु -4, 6 है किस अनुपात में डिवाइड कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आता है तो आपको बताया गया होगा अनुपात हमेशा मान लेना है के संबंधे 1 है। अनुपात क्या मान लेना है हमेशा के संबंधे 1 है। आप लिखो तो लिख सकते हैं, माना अनुपात के संबंधे 1 है। ठीक है, यानी कि के की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेनी होती है। तो हम जानते हैं कि किन्हीं दो बिंदुओं को m1 संबंधी m2 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक होता है। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो बिंदु x1, y1 तथा x2, y2 को m1 संबंधी m2 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक। बिंदु के निर्देशांक का जो फार्मूला होता है
उसी फार्मूले को यहाँ पे लिखना है। ये होता है x कॉमा वाई इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2। जब तक कि बाह्य नहीं कहता है हमेशा अंतः विभाजन वाला ही फार्मूला लेते हैं। तो यहाँ पे x कॉमा वाई की वैल्यू की बात करें तो -4,6 है, तो यहाँ पे लिख देंगे -4,6। ठीक है, यही तो आपका x कॉमा वाई की वैल्यू हो गया इज इक्वल टू m1। तो m1 की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे m1 k है इंटू x2 की वैल्यू 3 है, लिख लेंगे, प्लस m2 की वैल्यू 1 है इंटू x1 की वैल्यू -6 है, लिख लीजिए m1 बाई m2। तो ये हो जाएगा k प्लस 1, क्योंकि m1 की वैल्यू k है, m2 की वैल्यू 1 है, तो ये हो गया k प्लस 1 कॉमा m1 की वैल्यू k है, तो लिख लेंगे यहाँ पे k इंटू y2 की वैल्यू अगर ध्यान दीजिए -8 है, तो लिख लीजिए -8 प्लस m2 की वैल्यू 1 है इंटू y1 की वैल्यू 10 है। तो इस तरह के क्वेश्चन सिंपल होते हैं, बस आपको मेथड क्या करना होता है, फॉलो करना है। अब इसको लिखेंगे -4,6 k का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3k और 1 का 6 में -6 हो जाएगा अपान k प्लस 1 कॉमा -8 का k में करेंगे 8k और प्लस 10 अपान k प्लस 1। ठीक है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर है यानी क्रमित युग में है, तो जो भुज होगा भुज के बराबर हो जाएगा, कोटि हो जाएगा कोटि। तो -4 को चाहे हम इसके बराबर करें चाहे 6 को इसके बराबर करें, किसी एक को लेके सॉल्व करेंगे आंसर आपका सेम आएगा। लिखेंगे बिकॉज 3k -6 अपान k प्लस 1 इज इक्वल टू -4। हम भुज को भुज के बराबर करके सॉल्व कर रहे हैं, आप चाहो तो इसको इसके बराबर करके सॉल्व करोगे आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3k -6 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3k -6 इज इक्वल टू -4 का k में होगा -4k और -4 का प्लस 1 में होगा तो माइनस आपका 4 हो जाएगा। 3k माइनस है इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस आपका 4k हो जाएगा इज इक्वल टू -4 प्लस इधर आएगा तो क्या हो गया आपका, ध्यान दीजिए -4 यहीं पे है लेकिन माइनस है जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का क्या हो गया 6, 4 और 3 हो जाएगा 7k, 6 में 4 को घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा 2। तो k इज इक्वल टू 7 नीचे चला जाएगा 2/7। तो लिखेंगे अतः अनुपात जो आपका आ गया, अनुपात k की वैल्यू ही रेशियो में लिख देते हैं 2:7, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। खंड ब के पहले का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु a 2 3 b 4k और c 6 - 3 संरेखीय हो। कह रहा है अगर ये बिंदुएं संरेखीय हो तो k की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपका जो बिंदुएं दी हुई थी उसे नोट कर लिया गया है। बिंदुएं आपका a 2 3 b 4k तथा c क्या था 6 - 3 था। तो इन बिंदुओं को हम x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान लेंगे। चूंकि दी गई बिंदुएं संरेखीय है इसलिए संरेख होने का प्रतिबंध, अगर कोई दी हुई बिंदुएं संरेख होती हैं तो उसका एरिया क्या होता है 0 के इक्वल होता है। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हुए हैं उसी को हम 0 के क्या कर देंगे बराबर कर देंगे। ये संरेख होने का प्रतिबंध होता है, आप याद कर लेंगे। इससे क्वेश्चन हर साल बोर्ड में एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। अब यही आपको क्या करना है, वैल्यू रखना है। x1 की वैल्यू फार्मूला होता है x1 ब्रैकेट y2 - y3 प्लस x2 इन ब्रैकेट y3 - y1 प्लस x3 इन ब्रैकेट y1 - y2 इज इक्वल टू 0। ये फार्मूला होता है संरेख होने का। तो x1 हो गया 2 और y2 की वैल्यू की बात करें तो k दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेंगे k माइनस y3 की वैल्यू -3 दिया है और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस ए प्लस का हो जाएगा 3 प्लस x2 की वैल्यू 4 है, y3 की वैल्यू यहाँ पे -3 है तो -3 और यहाँ माइनस है तो माइनस, y1 की वैल्यू यहाँ 3 है तो लिख लेंगे प्लस x3 की वैल्यू 6 है, y1 की वैल्यू 3 है माइनस y2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है k इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व करेंगे, 2 का k में मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 2k और 2 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, 4 इंटू -3 ये -6 हो जाएगा प्लस 6 3 ज़ा 18
और 6 का के में करेंगे तो -6k हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसी को आगे सॉल्व कर लेना है। देखें -6k है +2k, तो माइनस का 4k यहाँ लिख देंगे, और ये प्लस का 6 है प्लस का 18, ये सॉल्व हो चुका है। देखिए ये 2k -6k तो -4k हो गया। 6 और 18 दोनों पॉजिटिव ऐड कर लें 24, प्लस माइनस यानी प्लस का गुणा माइनस में करेंगे -6 हो जाए 24 इज इक्वल टू 0। तो -4k 24 में से 24 को घटाएंगे ये 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, यानी कि -4k इक्वल टू 0। तो -4 0 के नीचे जाएगा, यानी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं की वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो फिर हम देखेंगे अगले वीडियो में अगले नेक्स्ट पार्ट को। थैंक यू।